अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपने बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू देखे, हिस्टोरिकल देखे। आज आपको मैं वो कहते हैं कि रीविज़िट कराता हूँ हिस्ट्री भी, एंड देन इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। और मेरे साथ है फ़कीर इजाज़ुद्दीन। इनकी अगर आप हिस्ट्री पूछेंगे मुझसे, ये प्रिंसिपल भी रहे उसके HSN कॉलेज के। इन्होंने कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी हेड किया है। इस वक्त ये काउंसिल जनरल हैं ऑनरी फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ इसके अलावा इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, आई थिंक इस पे हम ज़्यादा बात करेंगे आज, बिकॉज़ इन्होंने जो ज़ख़ीरा एक बनाया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी ने किया हो। हम देखते हैं कई, आप कह लें कि पीरियोडिकल्स लंदन में मिल जाती हैं, पुरानी इंडिया की मिल जाती हैं, पाकिस्तान की सिवाय इनके हमें नहीं मिलती वहाँ। तो ये एक आई थिंक एक एजुकेशनल टूर भी है, और साथ साथ अपने जो बैकग्राउंड है ये भी मैं इनका पूछूंगा। इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो कि मैं सामने लेके आता हूँ। ये किताब आज 50 साल तो हो गए हैं। अगर आपको याद हो कि प्रेसिडेंट निक्सन इधर आए थे, फिर उनको उनके जो एमिसरी थे हेनरी किसिंजर, आपने शायद मेरा इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा हेनरी किसिंजर के साथ, कि जब वो इधर आए और फिर वो उनको ले गए चाइना में ताकि इनकी बातचीत शुरू कराए। इन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, फ्रॉम अ हेड थ्रू अ हेड टू अ हेड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे फ़कीर साहब अस्सलाम वालेकुम करते हुए, ये किताब आपने कैसे लिखी, क्योंकि अब तो 50 साल हो गए इस पर। मीर साहब जी, उम्र गुजर चुकी है इसकी। इसमें एक्चुअली मैं बहुत मशहूर हूँ अली याह्या साहब का। जनरल याह्या साहब के बेटे थे, और जनरल याह्या साहब के पास एक फ़ाइल थी जिसके अंदर जो भी ख़त किताबत एक्सचेंज हुई थी चीन की हुक्मरानों में से लेकर और पाकिस्तान के ज़रिए और वाइट हाउस तक, तो वो सारे उनकी जो नकल थी उनके कागजात की, वो उनके पास पड़ी हुई थी, और असल भी जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई थी। तो ये फ़ाइल जो थी, इसके अंदर सारा बयान लिखा हुआ था, डिटेल्स दी हुई थी कि उन चीनियों ने क्या पैगाम भेजा, फिर आगे हमने कैसे भेजा, वहाँ से क्या जवाब आया। लुत्फ़ की भी ये बात थी कि चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त कोई ताल्लुकात नहीं थे, तो वो डरते थे एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कागज़ ना हो जिस पर कोई फिर बाद में शक डाल सके कि ये क्यों आपने गुफ्तगू क्यों शुरू की। तो उनके ऊपर ना वाटरमार्क होता था, ना दस्तखत होता था, ना तारीख भी। वो टेल ये था कि अमरीकनों की तारीख थी, वो दे गिव द मंथ एंड देन द डेट एंड द ईयर, यही था। मगर असल बात थी कि वो चीन के चुए लाई साहब जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, वो फिर अपने वज़ीर को पैगाम भेजते थे। वो आकर याह्या साहब को ज़ुबानी डिक्टेट करते थे, जो कि याह्या साहब फिर लिख लेते। वो फिर वाशिंगटन भेजा जाता था, और फिर आगा हिलाली साहब जो हमारे सफ़ीर थे, आपको याद होगा, वो फिर जाकर किसिंजर साहब को ज़ुबानी सुनाते थे। तो ये ज़ुबानी रिश्ता पैदा हुआ। पहले जब इत्मीनान हो गया दोनों को, और फिर ये जब बंदोबस्त होना था जाने का, तो उस वक्त फिर किसिंजर साहब, याह्या साहब ने फिर सारा बंद, और वो सारी डिटेल्स मेरे पास थी कि किस जहाज़ में जाना था। और उन्होंने फिर एक अपने तरह एक मोटा सा सामने रंग का आदमी आया साथ, डीकॉय, उसको नथिया गली भेजा गया कि अगर कोई रिपोर्टर दूर से भी अगर फ़ोटो ले तो वो नज़र आ जाए। तो ख़ुद किसिंजर साहब जहाज़ पे चढ़ के रात के 2 बजे चीन चले गए। वहाँ 3 दिन उन्होंने बीजिंग में रहे, और मीनवाइल ये जो मौसूफ थे ये नथिया गली के प्रेसिडेंट्स हाउस में रहे। और ये बस किसी को ये इल्म नहीं था कि ये किसिंजर नहीं है। बहाने ये था कि किसिंजर बीमार है। जब वो वापस आए असल किसिंजर, तो फिर उन्होंने याह्या साहब से ज़ाहिर है मुलाकात की, और यहाँ से फिर निक्सन के पास चले गए। तो ये किताब जो थी वो उनकी जो पूरे जो ख़त एक्सचेंज हुए थे, जो नोट्स एक्सचेंज हुए थे, जो कॉन्वर्सेशन थी, उनका मैंने फिर हवाला दिया। और ये फिर जनरल साहब के इन सेंस 50 साल अब हो गए हैं, क्योंकि जुलाई 9th to the 11th 1971 इन 3 दिनों में वहाँ थे। तो एक लिहाज से ये एक तारीख़ी मेरे लिहाज से
एक तारीख़ी मौका था क्योंकि ये पहली दफ़ा चीनियों ने इतना भरोसा किया किसी मुल्क और किसी हुक्मरान पर। तो एक छोटा सा लतीफ़ा है इसके अंदर कि जब किसिंजर साहब गए वहाँ तो पहले दिन जब पहुँच गए तो उन्होंने फिर चुन लाई को कहा कि मेरा ख़्याल है आइंदा जो हमारी गुफ्तगू हो वो बराह रास्त हो, किसी तीसरे ममालिक के ज़रिए ना हो जिन पर एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो 1971 की कश्मीर में थे बांग्लादेश के, कि उन पर एतबार ना ही हो सकता, तो पता नहीं हुकूमत रहें या ना रहें उनकी हुकूमत। चुन लाई ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन उन्होंने कहा मैंने आपकी बात सुन ली थी उस दिन कल, चीन में हमारा एक मुहावरा है कि आप जब किसी पुल से गुज़रते हैं तो उस पुल को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बात चरका दी। तो मेरा ख्याल था कि ये जो बातें थीं ये पाकिस्तानी पब्लिक के सामने आनी चाहिए थी और दुनिया के भी, वो पढ़े ना पढ़े लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए था। इसी वजह से इस किताब का फिर उर्दू में भी तर्जुमा हुआ और चीन ने फिर मेरी इज़्ज़त की और चीनी ज़ुबान में भी अब उसकी जी बिल्कुल मेरे पास है तर्जुमा है। तो ये जो बात कर रहे हैं फ़कीर साहब, आपने ये किताब अगर आपको मिलती है, ये मिल जाती है ना? जी बिल्कुल मिल जाती है। ये आपने पढ़नी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, ये मैं टीवी पे तफसीर शब से सब देखता हूँ सुनता हूँ, until you don't know what you're saying, you don't read, तो आपको पता नहीं चलता। तो इसके अंदर फैक्ट्स लिखे हैं कि जो कि जन लियाये ने ख़ुद अपने हाथ से भी लिखे हैं, नोट्स भी हैं कि ये मीटिंग कैसे हुई, क्या हुआ और उसके बाद हमारा क्या रोल रहा पाकिस्तान का, अमेरिका का और चाइना का, और किस तरह इनकी दोस्ती शुरू कराई। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मैं ज़रा जाता हूँ हिस्ट्री के अंदर, ये इम्पीरियल क्यूरोसिटी, ये क्या है इस किताब में, क्या है? जी अब लोग समझते हैं कि हमारा 1947 से पहले कोई तारीख़ ही नहीं थी, और ज़ाहिर है अगर आप ज़रा खुरे दें तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। मेरा ख़्याल था ये था कि काफ़ी अचानक, खैर अचानक इन द सेंस के मैं भी आता हूँ इस पर, मेरे पास और कलेक्शंस में मैंने देखी थी कि कई ऐसी तस्वीरें थी जो कि अंग्रेज़, जर्मन और रूसी मुसव्वरों ने बनाई थी जो आए थे यहाँ। अंग्रेज़ तो ज़ाहिर है फ़ौज के साथ आए थे, जर्मन और रूसी जो थे वो शौकिया तौर पर आए थे, उस ज़माने में देखना चाह रहे थे कि जी इंडिया, ये हिंदुस्तान है क्या चीज़। तो पंजाब तक आ गए, कई ऐसे गए कि खैबर पास तक आ गए, मगर ज़्यादातर जो किताबें शाया हुई हैं वो इंडिया पर हैं, उस हिस्से पर, आगरा, दिल्ली वगैरह, बनारस, हमारे इलाके पर इतनी नहीं थी। तो फिर मैंने रिसर्च की और 6 मुसव्वरों को मैंने फिर चुना। उनमें से 6 जो थे वो फ़ौजी थे, एक्सेप्ट फॉर वन, एडविन लॉर्ड वीक्स एंड विलियम सिम्पसन, वो तो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से आया। तो इनकी ये उस ज़माने में उनको ट्रेनिंग ये मिलती थी कि ना सिर्फ वो फ़ौजी थे लेकिन उनको मुसव्वरी से भी इंटरेस्ट होना चाहिए था। तो जहाँ जहाँ जाते थे वो फिर एक अकाउंट भी लिखते थे, अपना बयान भी लिखते थे और तस्वीरें भी बनाते थे। तो उनकी तस्वीरें फिर मैंने इकट्ठी की हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है कि बादशाह मलका विक्टोरिया का बड़ा बेटा, फिर इंटर्न उसका बड़ा बेटा एल्बर्ट विक्टर, जिसने फिर लाहौर म्यूज़ियम के इफ्तिताह किया, फाउंडेशन संग बुनियाद डाली, और फिर उसका छोटे भाई जॉर्ज द फिफ्थ भी आए। और जिस चीज़ का मुझे, जिससे ये सारा शुरू हुआ, मुझे मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़ार निकोलस II, जो कि आखिरी ज़ार था रूस का, जिनको फिर बाद में उन्होंने 1918 में कत्ल कर दिया, वो भी आए और लाहौर आए। अब मैं ज़रा इंट्रीग हूँ कि भाई रूसी वली अहद क्यों आए और लाहौर क्यों आए। मैंने फिर रशियन एम्बेसडर से बात की, उनकी ज़्यादातर डायरीज़ वगैरह वो सारे सास्को सिलॉय में हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के बाहर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक मुझे उनकी सफ़रनामे की एक वॉल्यूम मिली ब्रिटिश लाइब्रेरी में, उसके अंदर 2 तस्वीरें थी लाहौर की, और वो थी एक किले की शीश महल से देखते हुए नज़ारा जो भी है, बादशाही मस्जिद का, रणजीत सिंह की समाधि का, और एक था शिकारगाह
اور میں آپ سے پوچھوں گا لاہور کے باہر کون سی شکارگاہ تھی؟ یہ آپ کہیں گے کہ جہاں چھانگا مانگا. چھانگا مانگا. چھانگا مانگا. اب میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار اس کو چھانگا مانگا لے گئے شکار کے لیے. اب ان کو عادت تھی شیر مارنے کی, ہاتھی مارنے کی, وغیرہ, اور بھالو, شیر, اور یہاں بیچارے لے گئے ان کو کہ پرندوں کو مارنے کے لیے اور تیتر کو مارنے کے لیے. اب سیاسی لوگ مارتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ کتاب پھر میں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایسی تصویریں تھیں جو کہ عام پبلک کو نہیں نظر آنی, اور یہ مختلف کلیکشنز میں ہیں, خاص طور پہ ولایت میں, تو ان کو پھر میں نے ایک ساری کمپائل کیا. یہ جی دوسری کتاب ہے امپیریل کیوریوسٹی. یہ آپ نے یہ بھی دیکھیں, اس کے اندر آپ اس خطے کی تصویریں ملیں گی. کئی تصویریں ایسی ہیں کہ جہاں آفیسز آتے, ان کی وائفز وہ بھی پینٹنگ کر لیتی تھیں, یا کئی آپ کے سولجرز فری ٹائم میں کو پینٹ کر لیتے تھے. لیکن یہ جو کلیکشن ہے یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست ارلی ویوز آف پاکستان 1845 to 1906. یہ ایک اور ہے. اچھا جی, یہ میں اس پہ تو بعد میں آؤں گا. یہ کیا یہ کون سی کتاب ہے؟ کمانڈنگ سکسیس. آپ ایچسن کے پرنسپل بھی رہے ہیں. کمانڈنگ سکسیس بڑی زبردست کتاب ہے. واٹ از دس بک آل اباؤٹ؟ جی ضرور. ایچسن کالج, میرا رشتہ ایچسن کالج کے ساتھ کافی طویل ہے. ان دا سینس میں طالب علم بھی تھا 1950s میں. اس کے بعد میں پھر میرا بیٹا ایچسن کالج میں داخل ہوا, اور اس کے بعد سلمان تحصیل صاحب تھے گورنر, انہوں نے مجھے دعوت دی, انفیکٹ حکم دیا کہ تم پرنسپل بنو. تو یہ میں نے تینوں پہلو دیکھے ہیں ایچسن کالج کے. تو جب میں پرنسپل تھا تو اس کی 125 125ویں سالگرہ منائی گئی. تو میں نے کہا اس کے لیے پھر ایک کتاب ہونی چاہیے. تو یہ پھر میں نے کتاب لکھی. تو اس زمانے میں نے اس میں سارا جو ذکر ہے ایچسن کالج کی, نہ صرف بلڈنگز کا, کیونکہ ظاہر ہے کیمپس بڑا زبردست ہے, لیکن کیمپس سے اسکول نہیں بنتے, وہ بنتے ہیں استادوں سے, طالب علموں سے, اور جو عملہ ہوتا ہے وہاں. تو اس کے اندر میں نے پھر نہ صرف بچوں کی تصویریں ڈالی, پرانے جو فاروق لغاری صاحب صدر بنے, مختلف ایسے وزیر تھے, وزیر اعظم تھے, مزاری صاحب تھے, تو نہ صرف ان کی تصویریں, مگر جو ٹیچرز تھے, اور پھر چند بچوں کی.